वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यह धारा प्रतिकूल न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस हायर एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सार्थक क्लासेस चैनल को किसी असामाजिक तत्व ने हैक किया हुआ है, लेकिन अगर वो व्यक्ति मेरा ये वीडियो सुन रहा है तो मैं उसको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, एक नहीं आप 1000 चैनल के पासवर्ड आप चुरा सकते हैं, लेकिन प्रभात तिवारी की मेहनत को आप चुरा नहीं सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जितने भी वीडियो मैंने सार्थक क्लासेस पे अपलोड किए थे, उससे अधिक वीडियो आने वाले समय में एक एक टॉपिक पर मैं और अधिक मेहनत के साथ तैयार करके आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी इकाई 5, जो कि संबंधित है भारतीय इतिहास एवं भूगोल, और इसका जो सब टॉपिक 2 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857-1950। मेरा प्रयास रहा है कि चूंकि ये आंदोलन का समय बहुत ही विस्तृत है और इसको अपने शब्दों में पिरो पाना या संकलित कर पाना एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। ये वैसे ही जैसे सागर में गागर भरना, फिर भी इसके लिए मैंने एक पूरा इस तरह से सिस्टम बनाया और उस एंगल से मैं वर्क कर रहा हूँ कि सारा मैटर आपको आसानी से मिल जाए। 2 तरीके से मैं वर्क करता हूं दोस्तों, कि जो मेरे प्रीवियस ईयर नोट्स थे उसमें जो मैटर कम था उसको तैयार किया जाए, साथ ही साथ जो ऑलरेडी नोट्स मेरे तैयार हैं उनमें करेक्शन और अपडेशन के साथ आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, सारा कुछ मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। चैनल गया है प्रभात तिवारी नहीं। तो दोस्तों, आज के बाद में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेता, और इस नेता की कड़ी में हमारा जो पहला नाम है वह संबंधित है दादा भाई नौरोजी से। दादा भाई नौरोजी के विषय में अगर हम कुछ बातें करना चाहें तो जैसा आप लोग जानते हैं कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, ये शिक्षा शास्त्री थे। साथ ही साथ अगर हम इनको ये मान लें कि कपास का व्यापार भी इन्होंने किया था, और आरंभिक दौर पर एक तरीके से ये राजनीतिक और सामाजिक नेता के रूप में थे। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी भारत के वयोवृद्ध नेता थे, और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता जो है 3 बार की है। किस किस ईयर में की, ऐसा आप देख सकते हैं कि 1886 में, 1893 में और 1906 में। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर आप याद कर लीजिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य थे, क्योंकि क्यों ऐसा था, क्योंकि इनको जो है 1892 में उदारवादी दल का नेता चुना गया था। साथ ही साथ बम्बई में ज्ञान प्रसारणी मंडल और महिला हाई स्कूल की स्थापना करने का श्रेय भी दादा भाई नौरोजी को जाता है। 1852 की अगर हम बात करें तो बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि एक पहली राजनीतिक संस्था थी। इसके अतिरिक्त लंदन इंडिया एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इन दोनों की इन्होंने स्थापना की थी। और अगर इसमें हम बात कर लें कि इनकी स्थापना कब की थी, तो अपने लंदन प्रवास के दौरान जो है दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इनका ऐसा मत था कि भारत को अंग्रेजी राज से बहुत लाभ हुए हैं, और 1906 में पहली बार स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के मन से न्याय के रूप में ही सही हुई थी, और इसका श्रेय भी जो जाता है दादा भाई नौरोजी को ही जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि उपनाम से प्रश्न बनता है, या दूसरा जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रथम राजनीतिक संस्था थी, तो थी बम्बई एसोसिएशन, जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ संबंधित थे। अब हम बात करते हैं अगले नाम की ओर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको हम लोग राष्ट्र गुरु के नाम से भी जानते हैं। जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के विषय में अगर हम आपको बता दें तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इनका जन्म जो है कोलकाता में 10 नवंबर 1848 को हुआ था, और ये बहुत ही प्रतिभा के धनी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी जो है प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारतीय जन सेवा की परीक्षा 1869 में पास की थी, और साथ ही साथ उस समय जो है लिटन द्वारा जो भारतीय जन सेवा थी उसमें उम्र को घटा दिया गया था, और यह उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, जिसका विरोध किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, और संपूर्ण भारत में आंदोलन चलाया गया था। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, और ये जो इंडियन नेशनल की एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी, वो आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी 1876 में। साथ ही साथ अगर दैनिक समाचार पत्र की बात करें, द बंगाली 1879 में, और
इसका जो समाचार पत्र है इसका संपादन किया था। और कांग्रेस के अध्यक्ष भी ये 2 बार रहे थे। कब कब? 1895 में और 1902 में। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के विषय में आपको बता दें कि 1885 में इस संगठन का जो विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। और बाद में जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं ये कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के रूप में जो है उभरे हुए थे। तो ये कुछ तथ्य थे एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ पर जो अगर हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि भारतीय जन सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या था, ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है जन सेवा की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, तो लिटन द्वारा। अगला प्रश्न यह बन सकता है इससे कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसके साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, तो ये इसका आंसर होगा आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। किस समाचार पत्र का प्रकाशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया, तो यह है द बंगाली। किस वर्ष किया गया? 1879 में। अच्छा, एक प्रश्न और भी बन सकता है कि निम्नलिखित में किस संस्था का विलय कांग्रेस के साथ हमें देखने को मिलता है, तो 1885 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा जो है कांग्रेस के अध्यक्षता की या कांग्रेस जो सेशन होता है कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता की गई, तो 1895 और 1902। तो ये कुछ तथ्य थे। अब आगे हम बढ़ते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में। जी, गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में अगर हम आपसे साझा करना चाहें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो वित्तीय मामले थे उन पर जो गोखले जी की राय थी वो बहुत ही अद्वितीय थी। बहुत अधिक इनको ज्ञान था। जो फाइनेंस से संबंधित फैक्ट थे उन पर, इनसे संबंधित प्रश्न जो आपका एग्ज़ाम है उससे संबंधित जो तथ्य हैं उस पर अगर हम नज़र डालें तो 1902 में बम्बई संविधान परिषद तथा बाद में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के लिए चुने गए थे। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी। 1909 में मिंटो मार्ले सुधारों को बनाने में भी अहम भूमिका थी गोपाल कृष्ण गोखले जी की। और 1905 में इन्होंने स्थापना की थी भारत सेवक मंडल की, या जिसको हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जानते हैं। देखिए, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे इनको भारत का ग्रेट स्टोन कहा जाता है। साथ ही साथ गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे महादेव गोविंद रानडे थे। और इनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि यह एक शिथिल उदारवादी थे, तो इस तरह से इनको शिथिल उदारवादी की संज्ञा दी गई थी और यह संज्ञा इनको गर्म दल वालों द्वारा दी गई थी। इसके बाद अगर हम देखिए एक नज़र डाल लेते हैं कि 1905 में जो भारत सेवक मंडल की इन्होंने स्थापना की थी तो उससे संबंधित तथ्य है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया गया था। देखिए, ये एक जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है गोपाल कृष्ण जी से मिलने आए थे, तब गोपाल कृष्ण जी ने जो है जो भारत सेवक मंडल था, जो कि कहीं ना कहीं जो युवा थे उनको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया था भारत सेवक मंडल को, तो इसमें गोखले जी द्वारा कहा गया था राजेंद्र प्रसाद जी से कि आप इसको ज्वाइन कर लें। तो इस पर काफ़ी विचार विमर्श किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 15-20 दिन तक, बट बाद में उन्होंने जो है इसको इसका सदस्य बनने से मना कर दिया था। यद्यपि अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्होंने मना नहीं किया था। आगे बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक, या उपनाम जिससे आप लोग जानते हैं कि लोकमान्य या भारतीय अशांति का पिता भी इनको कहा जाता है। तो ये 2 उपाधियाँ थी बाल गंगाधर तिलक जी को। और जनवरी 1900 में जो है इन्होंने पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय की स्थापना की थी और इसका जो उद्देश्य था वो यह था कि कम मूल्य की शिक्षा लोगों को दी जा सके। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये प्रमुख कथन था बाल गंगाधर तिलक जी का। और अगर हम समाचार पत्र की बात करें तो मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्र का संपादन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव के द्वारा लोगों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का प्रयास भी किया गया था बाल गंगाधर तिलक को, और इससे संबंधित आपका एग्जाम में प्रश्न भी
बनता है। कई सारे एग्जाम में मैंने ये प्रश्न देखा हुआ है। 1907 में गरम दल, या जिसको हम उग्र राष्ट्रीयता से संबंधित था कांग्रेस का गठन जो है विपिन चंद्र पाल के सहयोग से बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा किया गया था। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना इन्हीं बेसेंट की सहायता से बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। अगर इनकी पुस्तक की बात कर लें तो देखिए, इन्होंने तो वैसे बहुत सारी पुस्तक लिखी हैं। जो प्रमुख पुस्तक हैं उसमें से नाम है गीता राशिका, द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। तो ये 3 प्रमुख पुस्तक हैं। तो इस तरह से इस पेज में हमने बात की बाल गंगाधर तिलक जी की, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी की। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। महामना मदन मोहन मालवीय जी के संबंध में 1916 में इन्होंने वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और साथ ही साथ इन्होंने समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, हिंदुस्तान का, अभ्युदय का तथा इंडियन यूनियन। यानी ये 3 समाचार पत्र थे। कौन कौन से? इंडियन यूनियन, हिंदुस्तान, अभ्युदय, जिनका संपादन महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया। 3 बार यह हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे और 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस के अध्यक्ष यह रहे हैं 1909 में लाहौर अधिवेशन के दौरान और 1918 में दिल्ली अधिवेशन के दौरान। अगला नाम, महत्वपूर्ण नाम है लाला लाजपत राय, जिनको हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। लाला लाजपत राय ने जो समाचार पत्र प्रकाशित किए उनके नाम है द पीपल, पंजाबी और वंदे मातरम। इनको शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी और पहले गांधी जी के असहयोग से जो राय जी हैं वो असहमत थे, परंतु बाद में जो है सहमत हो गए थे। 1928 में जैसा आप लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध के प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय जी घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को शहीद हो गए थे। इसके एवज में या लाला लाजपत राय जी की मृत्यु या शहीद होने की वजह से उस समय जो क्रांतिकारी नेता लोग थे, युवा लोग थे, उनमें काफ़ी असहयोग की भावना थी, काफ़ी व्याकुल हुए थे लोग। और इसी का रिजल्ट था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो और भगत सिंह, सचिंद्रनाथ, सुखदेव थापर के द्वारा इन 4 लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया हुआ था। और आप लोगों को मालूम होगा कि इसके बाद और भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जिसमें जैसे कि हम भगत सिंह जी की बात कर लें या जो बाद में जो क्रांतिकारी हुए थे जिनको बाद में फांसी की सज़ा दी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे इस घटना का जो है बहुत अधिक रोल था। आगे हम बात करेंगे विपिन चंद्र पाल जी के विषय में। तो बंगाल की उग्रवादी राजनीति का जनक माना जाता है विपिन चंद्र पाल जी को और यह तिलक के सहयोगी थे। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के संबंध में गांधी जी के साथ मतभेद थे। विपिन चंद्र पाल जी की अगर हम पुस्तक के नाम की बात करें तो स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन, इंडियन नेशनलिज्म, द सोल ऑफ इंडिया। विपिन चंद्र पाल जी को जो है क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है। ये बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको मैंने अपडेट किया और इस नोट्स में शामिल किया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कवि, लेखक और साहित्यकार थे। इनकी रचना जो गीतांजलि रचना है उसको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको बता दें दोस्तों कि जो ये नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि को मिला था, ये एशिया के किसी भी व्यक्ति को प्राप्त प्रथम नोबेल पुरस्कार था। शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना का श्रेय भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जाता है। और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों द्वारा दी गई सर की उपाधि जो है वापस कर दी गई थी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ही रचना है। महात्मा गांधी जी के विषय में वैसे तो कम शब्दों में अगर हम उसको समाहित करना चाहें तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, फिर भी जो प्रमुख तथ्य हैं उस पर हम नज़र डालते हैं। 1891 में इंग्लैंड से इन्होंने बैरिस्ट्री पास की थी। 1893 में अफ्रीका गए और एक व्यापारी कंपनी के नियंत्रण में आप जो है अफ्रीका गए हुए थे। अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी, महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। इसमें भारतीयों में अफ्रीकी काले लोगों पर अत्याचार के विरुद्ध का जो विरोध करना था, इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए नटाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। गांधी जी को इसके लिए जेल भी जाना पड़ा था, परंतु 1914 में भारतीयों के विरुद्ध अनेक कानूनों को दक्षिणी अफ्रीका सरकार ने समाप्त कर दिया और परिणामतः इनको जो है महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा जाने लगा।
महात्मा गांधी जी को बापू कहने वाले प्रथम व्यक्ति, देखिए यहाँ मैंने लिखा जरूर था सुभाष चंद्र बोस, परंतु इसमें मुझे जो है अलग अलग तथ्य प्राप्त होते हैं। जैसे कि किसी का यह मानना है कि बिहार के एक नेता थे, उन्होंने इनको जो है बापू कहा था, जबकि कहीं कहीं पर मुझे ये मिलता है कि शायद सुभाष चंद्र जी बोस, जो कि साबरमती आश्रम में शिष्य हुआ करते थे महात्मा गांधी जी के, इन्होंने इसको कहा था, या किसी अन्य शिष्य के द्वारा जो है सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहा गया था। तो इस पर जो मेरे पास डेटा है वो पर्याप्त नहीं है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अगर मुझे कोई डेटा जो विश्वसनीय डेटा मिलता है तो उसको अगले किसी वीडियो में या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों आपको बता दें कि मेरा नंबर आप ज़रूर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9506543831। आप किसी भी शैक्षणिक इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएससी के जीके पार्ट की तैयारी व्हाट्सएप के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। या कभी भी अगर आपको एक सप्ताह तक सार्थक क्लासेस पर कोई वीडियो नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में अभी ये घटना जैसे आप लोगों ने देखे कि चैनल हैक हुआ है या किसी भी ऐसी घटना जो हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास करेगी, तो इस नंबर के माध्यम से जो है हम लोग आपस में जुड़े रह सकते हैं। तो इस नंबर को प्लीज़ ज़रूर आप सेव कर लीजिएगा, और कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा मेरे पास जो भी जानकारी मैं आप लोगों को ज़रूर अवश्य उससे अवगत कराऊँ। आगे बढ़ते हैं। 1917 बिहार के चंपारण जिले में नील के बगीचों में यूरोपीय मालिकों के विरुद्ध भारतीय मजदूरों को एकत्र किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा, और ये एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह में जो महात्मा गांधी जी के सहयोगी थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था जो 1922 तक चला था। 1922 को एक घटना हुई थी, जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि चौरी चौरा कांड, जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, जिससे आहत होकर महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। यद्यपि काफ़ी जो उस समय 9 युवक क्रांतिकारी थे उनमें काफ़ी जो है इसको लेके विरोध के भी स्वर थे, और उनका ऐसा मानना था कि अगर महात्मा गांधी जी द्वारा इस असहयोग आंदोलन को वापस न लिया जाता तो स्वतंत्रता हमको और आसानी से और जल्दी मिल सकती थी। खैर इतिहास की बातें हैं। 1930 सविनय आंदोलन, या जिसको हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस द्वारा अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। गांधी जी ने साथ ही साथ करो या मरो का नारा दिया था। और देखिए महात्मा गांधी जी ने जो कांग्रेस का अधिवेशन किया में अध्यक्षता की है, वो केवल एक अधिवेशन में अध्यक्षता की है, और वह है बेलगांव अधिवेशन 1924, जो कि 44वां अधिवेशन था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की, जैसा आप लोग जानते हैं, कि हत्या कर दी गई थी। अब बात करेंगे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1915 में अगर हम बात करें तो गुजरात सभा, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सत्याग्रह पत्रिका का संपादन और प्रकाशन, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई। 1923 में भाई विट्ठल भाई पटेल के साथ नागपुर फ्लैग मार्च, और 1928 में बारदोली में किसान सत्याग्रह का सफल नेतृत्व प्रदान किया गया था पटेल जी द्वारा। बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार की उपाधि मिली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण महात्मा गांधी द्वारा लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और अंत में 1960 में मृत्यु हो गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। आगे बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की। सबसे पहले देख लीजिए कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। कब? 51वां अधिवेशन था 1938 हरिपुरा में। 1920 में भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए थे, परंतु एक वर्ष पश्चात ही इन्होंने जो है अपनी जॉब छोड़ दी थी। 1938 और 1939 में अगर हम बात करें तो गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था सुभाष चंद्र जी बोस का। तो उस समय की जो परिस्थिति थी कि गांधी जी के विरोध, गांधी जी के विपक्ष में होने के बावजूद या गांधी जी का सपोर्ट न मिलने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस का, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र जी बोस का जो व्यक्तित्व था उसको प्रदर्शित करता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र जी बोस द्वारा 1939 में की गई थी।
1943 में सिंगापुर पहुंचने पर उन्हें भारतीय स्वतंत्रता लीग का प्रधान चुन लिया गया था। इन्हें इतिहास में कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं मिला जिसमें विदेशी सहायता के बिना मुक्ति प्राप्त हुई हो। देखिए, ऐसा मानना था सुभाष चंद्र जी बोस द्वारा, और ये तथ्य सुभाष चंद्र जी बोस ने कहे थे जब इनको जो है जापानी सरकार की सहायता प्राप्त करनी थी। उस दौरान जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र जी बोस द्वारा दिया गया था। और 18 अगस्त 1945 को ऐसा माना जाता है कि एक वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी सुभाष चंद्र जी बोस की, या हम कहें शहीद हो गए थे, मृत्यु कहना उचित नहीं रहेगा। इनकी आत्मकथा की अगर हम बात कर लें तो एक भारतीय यात्री थी या एन इंडियन पिलग्रिम जो कि पूरी नहीं हो सकी थी। और पुस्तक की अगर बात करें तो भारत का संघर्ष या द इंडियन स्ट्रगल। अगला प्रमुख नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार सम्मिलित हुए थे। 1927 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। और कुली बेगार प्रथा जो कि पर्वतीय क्षेत्रों की प्रथा थी की कटु आलोचना पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा की गई थी। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध भी किया था नेहरू जी के साथ मिलकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में देखिए, मैं आपको बता दूं कि कम तथ्य इसलिए है कि हमें आगे संविधान भी पढ़ना है, और जब हम संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस जो अंबेडकर जी से संबंधित तथ्य होंगे उनको हम शामिल करेंगे। शिक्षा, मुंबई से स्नातक थे। मार्च 1930 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अछूतों को मंदिर में प्रवेश हेतु चलाया गया आंदोलन अंबेडकर जी द्वारा जो था उसको हम जानते हैं काला राम मंदिर सत्याग्रह के नाम से। काला राम मंदिर सत्याग्रह एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा। देखिए, मैं एक जगह बैठा हुआ था, मैं आपको बता दूं अंबेडकर जी के विषय में मेरे क्षेत्र में जो सभासद जी हैं मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो उनके यहाँ एक बैनर लगा हुआ था और उसमें मैंने जो डिग्रियां देखी अंबेडकर जी की उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था कि एक ने कई विषयों में, यानी राजनीति विज्ञान में भी उपाधि थी और भी बहुत सारी विषयों में उपाधि थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि काफ़ी शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी योग्य व्यक्ति थे अंबेडकर जी। 1923 में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की थी। 1942 में वायरा की कार्यकारी परिषद के भी सदस्य थे। समाचार पत्र संपादन की अगर हम बात करें तो बहिष्कृत भारत जनता और संस्थापक थे भारतीय मजदूर संघ के और अनुसूचित जाति महासंघ के। 1990 में मरणोपरांत आपको जो भारत रत्न प्रदान किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में अगर देखिए हम बात कर लें तो अधिवेशन में अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए आप काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और मैं आपको बताऊंगी, जब मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक टेस्ट ले रहा था तो उसमें मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार नहीं 3 बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की है। आप देख लीजिए कौन कौन से। 1929 में लाहौर अधिवेशन की, 1936 में लखनऊ अधिवेशन की और 1937 में फैजपुर अधिवेशन की। इसमें 1936 लखनऊ अधिवेशन तो सब लोगों को याद रहता है, लेकिन 2 अधिवेशन और भी हैं। तो देखिए 1916 में जो कांग्रेस अधिवेशन था लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी द्वारा की गई थी और ये 32वां सम्मेलन था। इसमें जो है नेहरू जी प्रथम बार गांधी जी के संपर्क में आए थे। जो लोग लखनऊ से होंगे तो उन्होंने जब भी, अगर आप चारबाग रेलवे स्टेशन जाते हैं तो उसके सामने मूर्ति लगी हुई है और वहाँ पर लिखा भी हुआ है। मैंने पढ़ा भी था उसको। तो आप भी अगर कभी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन आते हैं तो ज़रूर देखिएगा, जस्ट स्टेशन के सामने ही जहाँ पर टैक्सी और रिक्शा वगैरह खड़े होते हैं वहाँ पर है। नेहरू जी 1946 में अंतरिम सरकार में और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और मृत्यु पर्यंत जो है प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का श्रेय जो है नेहरू जी को जाता है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेताओं में भी नेहरू जी का नाम प्रमुख है। अगला प्रमुख नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने संपादन किया था अल हिलाल, उर्दू साप्ताहिक पत्रिका भी थी इनकी जो 1914 में, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था अल हिलाल पर। 1920 में भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे। 1928 में राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1923, 40 और 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इनकी पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, इंडिया विंस फ्रीडम। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सरहदी गांधी के नाम से तो जानते ही जानते हैं, तो अन्य नाम हैं बच्चा खां और बादशाह खां, तो ये 3 नाम हैं। 1913 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। मुस्लिम लीग 7वां सम्मेलन आगरा में इन्होंने भाग लिया था। इनकी पत्रिका के अगर नाम करें तो पख्तून थी।
संगठन की अगर हम बात करें तो खुदाई खिदमतगार थे, जिसका संगठन उन्होंने 1930 में किया था। कांग्रेस की सदस्यता अस्वीकार करने के बावजूद कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य बने रहे और 1987 में आपको जो है भारत रत्न प्रदान किया गया। अगला नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजा जी के नाम से इनको भी हम जानते हैं और इनका एक फार्मूला आया था जिसको हम राजा जी के फार्मूले के नाम से जानते थे। यह एक प्रस्ताव था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य गतिरोध दूर करने का प्रारूप दिया गया था। 1920-21 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। 1922 में कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। 1946-47 में की जो अंतरिम सरकार थी उसमें केंद्रीय मंत्री थे आप। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनकी अगर रचना की बात करें, देखिए मैं चेक कर रहा था, गूगल मैंने किया हुआ था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के विषय में। तो आपको बात करें, जब मैंने जो इनका अगर हम लेखन कार्य पर नज़र डालें तो शायद ही कोई ऐसा लेखन कार्य हो जो आपसे छूटा हुआ हो, और साउथ इंडियन की लैंग्वेज में इन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा है। अगर आपको अवसर मिले तो आप ज़रूर देखिएगा। और चूँकि मेरे नोट्स पहले के थे तो जब मैंने इनको चेक किया तो मुझे लगा कि जो मैंने रचनाएं दी ये बहुत ही कम है, इनकी संख्या बहुत ही कम है। अगर इस पर लिखा जाए तो कई पेज लिखे जा सकते हैं। तो प्रमुख पुस्तक हैं जो मुझे मिली है, मार्कस ओलियंस द फेटल कार्ट एंड अदर स्टोरीज, सोक्रेटिस, उपनिषद एंड द ले रीडर्स। तो ये प्रमुख नाम थे। देखिए एक मैंने और किया है, तो ये 1885 कांग्रेस अध्यक्ष की पूरी लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने पूरी एक लिस्ट दी हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये पूरा था, पूरी लिस्ट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और इसमें हमने एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। मैं इस बात को मानता हूँ दोस्तों कि अगर स्वतंत्रता संग्राम पर इस पर नोट्स बनाए जाए तो शायद जो मेरे द्वारा आपको नोट्स दिए जा रहे हैं बहुत ही कम होंगे। फिर भी मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा है कि सभी तथ्यों को कम से कम शब्दों में संकलित किया जाए, जिससे कि आपके बहुत ही कम समय में आसानी से आप सारे फैक्ट्स को जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको तैयार किया जा सके। और अंत में जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा प्रयास ये रहता है कि, और आप लोगों के भी मेरा यही सुझाव रहता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अदरवाइज आपके लिए वैसा ही हो जाएगा जैसे सागर से मोती ढूंढना। तो अंत में दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9506543831। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।